नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं एक मुलाकात। मैं हूं रिजवान अहमद सिद्दीकी। जैसा कि आप जानते हैं, अपने इस कार्यक्रम में हम आपकी मुलाकात कराते हैं एक ऐसी पर्सनालिटी से, एक ऐसी शख्सियत से जिसने समाज में अपना एक विशेष स्थान बनाया, जिसने अपने काम के दम पर अपनी पहचान बनाई है और वो समाज के लिए आदर्श को। तो ये यहाँ तक कैसे पहुँचे, क्या सोच थी, क्या शुरू से वो यही करना चाहते थे, या वक्त ने उनको भविष्य की इस तरह की जिम्मेदारियां सौंपी। तो चलिए आज हम आपका परिचय कराते हैं। हमारे साथ अभिलाष पांडे हैं, जो मध्य प्रदेश भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष हैं। अभिलाष, आपका बहुत बहुत स्वागत, बहुत धन्यवाद। ये सियासत में ही जाना था कि कैसे सोचा, क्या यही करना सोचा था? एक तो आप तो ब्राइट स्टूडेंट भी रहे हैं, तो क्या यही सोचा था या समय के हिसाब से चीज़ों में सोच रहे हैं? सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं जबलपुर जब पढ़ने के लिए आया तब मेरे माता पिता दोनों शिक्षक हैं, तो पढ़ाई करने के लिए जबलपुर आना हुआ। और उस दौरान जब हम स्कूल में पढ़ते थे तब शुरू से ही कार्यक्रमों में पार्टिसिपेट करना, ये सारी चीज़ें, कुछ इवेंट पे भाग लेना, ये सब चीज़ें शुरू से ही थी। लेकिन मैंने कभी ये नहीं सोचा था कि मैं राजनीतिक जीवन में प्रवेश करूंगा। मैं जब कॉलेज में प्रवेश किया तब मैं विद्यार्थी परिषद के संपर्क में आया, और चूंकि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के बारे में कहा भी जाता है, और वो एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो नॉन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है और वो व्यक्तित्व निर्माण की तरफ काम करता है। तो हम सब लोग विद्यार्थी परिषद में काम करते थे, और काम करते करते उनकी विभिन्न जिम्मेदारियां मेरे पास थी, और उसमें प्रांत मंत्री जैसे महत्वपूर्ण जिम्मेदारियों का मैंने 3 बार निर्वहन भी किया। लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं किसी राजनीतिक दल का कार्यकर्ता बनूंगा या इसमें आऊंगा। लेकिन दिशा मिलती गई, सकारात्मक सोच के साथ काम करते गए, तो पार्टी ने अवसर दिया और आज युवा मोर्चे में काम कर रहा हूं। एबीवीपी में कई बार उसकी आक्रामकता को लेकर बहुत चर्चा हुई, और चर्चा ये होती है कि कभी किसी पर स्याही फेंक दी, कभी किसी का मुंह काला कर दिया, और बहुत आक्रामक हुए। तो ये आखिर ये क्या चीज है? देखिए, जहां तक बात करें, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद एक ऐसा संगठन है जो समाज में अन्य संगठनों की यदि हम बात करें तो उससे बहुत अलग है। जो चीजें वैचारिक रूप से जिनसे विचार अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का नहीं मिलता, तो वैचारिक रूप से कई ऐसी बातें कह सकते हैं कि वो विद्यार्थी परिषद इस काम पे लिप्त है, ये काम कर रही है। पर जहां तक मैंने विद्यार्थी परिषद में काम किया और उसे जिया भी है, मैंने एक चीज देखी है कि जीवन जीने की शैली और समाज जीवन में सकारात्मक दृष्टि से राष्ट्र निर्माण की तरफ अपनी सकारात्मक भूमिका, इन सारे विषयों को लेकर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद काम करती है। मैं ये मानता हूं कि विद्यार्थी परिषद एक ऐसा संगठन है जिस संगठन के अंदर ये बात भी कही जाती है कि चाहे जो मजबूरी हो, मांग हमारी पूरी हो, इस तरह के नारे नहीं लगाए जाएं, क्योंकि हर परिस्थिति में हमारी मांग पूरी हो, ऐसा भी विद्यार्थी परिषद नहीं सिखाता। तो वैचारिक रूप से आंदोलन होते हैं, वैचारिक रूप से हम कई बातों का प्रोटेस्ट करते हैं, और जहां तक छात्र हितों की लड़ाई की बात है, तो मैंने व्यक्तिगत रूप से यह देखा है कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद बहुत संस्कारित रूप से काम करने वाला संगठन है, और समाज के बीच में शिक्षा जगत के लिए निरंतर शिक्षा के गुणवत्ता का सुधार हो, शिक्षा के अंदर क्वालिटी ऑफ एजुकेशन की बात की जाए, या और भी सारे जो मुद्दे हैं जिससे यूथ जो स्टूडेंट है उनका लाभ हो सके, इन सारे विषयों को लेकर मुझे लगता है विद्यार्थी परिषद काम करता है। बिल्कुल। मैंने अभिलाष को बहुत नज़दीक से देखा, और विद्यार्थी परिषद के बारे में जो बातचीत है, इसमें कि पत्रकारिता का बहुत लंबे समय से जो काम किया, मैं दोनों को याद करना चाहूँगा। आपको करना चाहूँगा, एक आपके ही सीनियर वीडी शर्मा जी को भी याद करूँगा। इन दो लोगों को मैंने कुछ अलग करने का देखा। हो सकता है शायद इसी वजह से आप लोग यहाँ तक पहुँचेंगे, इन्हें मैंने अलग करने का देखा। लेकिन वो जो जिस आक्रामकता का मैं जिक्र कर रहा था, उसको मैंने बहुत निकट से देखा।
तो अभिलाष ने अपने आप को अलग कैसे बनाया इन चीज़ों से? इसलिए कि उस दौर में जब किसी आंदोलन को आप कर रहे होते थे, तब जब मीडिया से रूबरू होते थे या जिनके समक्ष आप आंदोलन कर रहे होते थे, उस दौर में भी वो अलग तरह से अलग अंदाज होता था, आपकी टीम जो करती थी। तो ये कैसे अलग किया, कैसे किया? कैसे परिवार का संस्कार था या और कोई वजह? देखिए, जब मैं विद्यार्थी परिषद के दौर में काम करता था, तब आदरणीय वीडी शर्मा जी हमारे संगठन मंत्री हुआ करते थे। जबलपुर में हम सब लोगों ने काम प्रारंभ किया था। उस समय प्रांत संगठन मंत्री के रूप में आदरणीय वीडी शर्मा जी काम किया करते थे, और मैंने बहुत सारी चीजें आदरणीय वीडी भाई साहब से सीखी। जिस तरह के काम करने की पद्धति उनकी है, मुझे ध्यान है कि छोटी छोटी सी बातों को लेकर कार्यकर्ता के अच्छे काम की सराहना तो की जाती थी, लेकिन यदि किसी काम में कोई गलती पाई जाती थी तो छोटी छोटी बातों को आदरणीय वीडी शर्मा जी ध्यान देते थे। और मुझे लगता है कि मेरे व्यक्तित्व निर्माण में आदरणीय वीडी शर्मा जी का बहुत बड़ा योगदान भी है। लेकिन जब भी हम लोग कोई आंदोलन करते थे, जब भी चाहे यूनिवर्सिटी के अंदर, उस दौर की मुझे बात याद है, आप भी उस समय रहा करते थे, हम सब लोग जब जबलपुर के अंदर जब आंदोलन हुआ करते थे, शायद आपको ध्यान हो कि 2003 में एक हमारा बहुत बड़ा मूवमेंट हुआ था। उस मूवमेंट में हम लोगों के ऊपर इतना महाकौशल कॉलेज में लाठीचार्ज हुआ था, जिसमें लगभग 150 से पौने 200 कार्यकर्ता घायल हुए थे। हम सब लोगों के हाथ पैर सब फ्रैक्चर आया था। लेकिन उस दौर में भी मुझे ध्यान है कि जब हम कोई आंदोलन करते थे, विश्वविद्यालय में कुलपति के खिलाफ कोई यदि मूवमेंट करते थे, तो हम इश्यूज और कंटेंट्स को लेकर बात किया करते थे। जैसे महाकौशल में जो हम लोगों ने आंदोलन किया था, वो एक रैगिंग का आंदोलन था कि एक सामान्य परिवार के युवा के साथ रैगिंग होती है, उसके खिलाफ हम जबलपुर बंद कराते हैं। जब हम महाकौशल कॉलेज में पहुंचते हैं तो वहां प्रशासन के साथ हम लोगों का वहां पर आंदोलन की स्थिति बनती है। तब उसके बाद फिर प्रशासन लाठीचार्ज करता है। लेकिन उस दौर पे भी हम लोगों ने अपनी जो संयम है, जो संगठन की हमारी रीति नीति है, उन सारी चीजों का भी हम लोगों ने हमेशा ध्यान रखा। और मनों में हमारे किसी प्रकार का कोई भेद नहीं था। हम मतों के आधार पर, यदि हमारा कोई ऐसा हमारी आइडियोलॉजी को पसंद नहीं है या हमारे विचार को पसंद नहीं है या हम जो काम करना चाह रहे हैं स्टूडेंट हित पे, इन सारी बातों को लेकर हम लोग आंदोलन करते थे। लेकिन उसके बाद भी हमेशा वीडी शर्मा जी का कहना यही रहता था कि अपने ऑर्गेनाइजेशन, आपको समाज देखकर आपके ऑर्गेनाइजेशन के बारे में परसेप्शन डेवलप करता है। इसलिए आपके जो कार्य है, आपकी कार्य प्रणाली है, वो इस तरह की होनी चाहिए कि जो समाज में एक पॉजिटिविटी का वातावरण बनाते हुए और संगठन का एक कैसा हमारा संगठन है, कैसे कार्यकर्ता निर्माण किए जा रहे हैं, इस दिशा पर हम सब लोगों को विचार भी करना है। तो मुझे लगता है कि हम लोग उसी बात को हमेशा ध्यान रखते हैं। माता पिता नौकरी में थे, शिक्षक थे, कभी जब कॉलेज पढ़ने आए थे तो लगा था कि सरकारी नौकरी में जाएंगे, किसी कंपटीशन में जाएंगे, और ऐसा कोई प्रयास किया भी कि नहीं? देखिए, जब मैं पढ़ने आया तो जैसे मैंने अपनी जो पढ़ाई की, तो मैंने इकोनॉमिक्स से पीएचडी तक अध्ययन किया। मेरे पिताजी शुरू में जरूर कहते थे, चूंकि मेरे एक परिवार में मेरे माता पिता, चाचा चाची, मामा मामी सभी शिक्षक हैं, तो सभी लोग जॉब में ही हैं। तो सबका ये मत रहता था कि आगे चल के पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद हम सरकारी नौकरी की तरफ आगे बढ़ेंगे। और लेकिन मेरा मन कभी नहीं रहता था इस दिशा पे, क्योंकि हम ऑर्गेनाइजेशन से फर्स्ट ईयर से ही जुड़ गए थे। तो मुझे लगता था कि समाज जीवन में ही काम करना है, लेकिन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन में काम करना है, ये मैंने कभी नहीं सोचा था, क्योंकि मेरे परिवार में 2-2, 3-3 पीढ़ियों से आज तक कोई राजनीतिक जीवन में नहीं है। लेकिन फिर भी इस दिशा की ओर काम करना, ये विचार आता था और संगठन की दिशा मिलती गई। लेकिन हमारे पिताजी ने, माताजी ने कभी किसी चीज की कोई रोक टोक भी उन्होंने नहीं की है, और उन्होंने कहा कि जो दिशा तुमको ठीक लगती है उस दिशा पे काम करो, लेकिन अपने परिवार और अपने सारी चीजों का ध्यान रखते हुए। कभी सरकारी नौकरी का मन नहीं, मैंने तो ये कभी नहीं लगा कि क्या होगा भविष्य में, अगर इसी तरह से जिए तो कैसे परिवार आगे बढ़ेगा, क्या करेंगे, कैसे जीविकोपार्जन होगा? कभी मन में नहीं आया? नहीं, मन में कई बार ये विषय आते भी हैं, ये द्वंद्व भी मन के अंदर चलता है, क्योंकि हम एक ऐसे परिवार से हैं जो बहुत सामान्य परिवार है, कोई ऐसा कोई बड़ा परिवार भी नहीं, सामान्य सर्विस क्लास लोग हैं सारे लोग।
तो मन में ये द्वंद्व भी चलता था। लेकिन मैंने ये सोचा है जीवन में अपने कि हम इस दिशा पे काम करेंगे और यहीं से कुछ अपना खुद का कुछ काम खड़ा करके और परिवार भी चलाएंगे और समाज जीवन में काम भी करेंगे। और मुझे लगता है आज मैं जो भी मैं काम कर रहा हूँ, तो मुझे लगता है कि शायद यही दिशा मेरी होनी चाहिए थी, और मैं अपने काम से भी संतुष्ट हूँ और व्यवस्थित रूप से ऑर्गेनाइजेशन का काम भी करता हूँ। वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद ये हमारी चर्चा जारी रहेगी और इस चर्चा में हम पूछेंगे कि युवा मोर्चे में आने का जब मन बना तो क्या वही राजनीतिक विचार यहाँ भी मिलता है इसलिए यहाँ आ गए, या किसी और दूसरे राजनीतिक दल में जाने का कभी मन नहीं हुआ, उनसे मतभेद काफ़ी ज़्यादा हो गए, वो लाठीचार्ज जो हुआ क्या उसका भी कुछ असर था, और इस तरह की कई चीज़ें। और उनसे हम समझेंगे कि आगे क्या सोचते हैं, आगे क्या करना चाहते हैं, और परिवार में क्या कभी किसी ने कहा कि छोड़ो इस तरह से करने से क्या होगा, कल को कौन पूछेगा, कैसे काम चलेगा, कैसा जीविकोपार्जन होगा। और साथ ही जब परिवार के बहुत ढेर सारे लोग शिक्षक थे तो शिक्षकों के खिलाफ जब मोर्चा खोला तब कैसा लगा। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है। तो मेरा सवाल था कि परिवार में तकरीबन सभी लोग शिक्षक, और ये भले हो सकता है वो स्कूली शिक्षा से ज़्यादातर लोग जुड़े हैं, आप कॉलेज की राजनीति करते थे, लेकिन प्रदर्शन तो गुरुजनों के सामने ही करना पड़ता था। तो इसको लेकर कभी हुआ नहीं हुआ, कभी असमंजस नहीं हुआ? मैंने अपने पूरे कार्यकाल में, जब हम विद्यार्थी परिषद में मैं काम करता था, तो कभी भी मैंने किसी भी शिक्षक के साथ अभद्रता का व्यवहार कभी नहीं किया। मुझे ध्यान है कि एक बार एक प्रोक्टोरियल बोर्ड हमारे यूनिवर्सिटी में बैठा और एक अनुशासनहीनता का एक विषय आया। तो मुझे उस दिन अपने उस 7-8 साल के काम पे उस दिन मुझे लगा कि मैंने कुछ कमाया है, कुछ काम किया है। जब उस प्रोक्टोरियल बोर्ड की बैठक में वाइस चांसलर के साथ बाकी सारे प्रोफेसर्स बैठे और कुछ लोगों ने, कुछ कर्मचारियों ने आरोप लगाए कि अभिलाष पांडे लोगों ने इस तरह का कुछ किया है या इस तरह का कोई गड़बड़ी हुई है, तो मुझे उस दिन बहुत गर्व हुआ कि जब सारे शिक्षकों ने एक स्वर से ये बात कही कि बोले अभिलाष प्रोटेस्ट कर सकता है, आंदोलन कर सकता है, लेकिन किसी शिक्षक के साथ बदतमीजी नहीं कर सकता। इसलिए ये मुझे लगता है कि मेरे माता पिता के जो संस्कार थे और शिक्षक जगत के प्रति मेरा जो सम्मान का भाव था, मैं अपने हर काम के दौरान रखा। ऐसा नहीं है कि मैंने प्रोफेसरों के साथ आंदोलन में हुए, उनके जैसे एक समय था जब जबलपुर में एक SM सिंह रिपोर्ट आई, उस समय कई ऐसे प्रोफेसर्स थे जो नंबर बढ़ाने घटाने को लेकर उसमें इन्वॉल्व हुए। हमने उसका प्रोटेस्ट किया, आंदोलन किया, वाइस चांसलर को घेरा, वाइस चांसलर को चैम्बर में नहीं बैठने दिया, पूरा यूनिवर्सिटी लॉक कर दी, लेकिन सिंगल प्रोफेसर के साथ भी अभद्रता पूर्वक शब्दों का उपयोग नहीं किया। हम मुद्दों को लेकर लड़ते थे, हम कंटेंट्स को लेकर बात करते थे, और मुझे लगता है कि उसके बाद फिर उसकी जांच बैठी और कई ऐसे जो इसमें लिप्त लोग थे उनको जेल भी जाना पड़ा और उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई भी हुई। लेकिन फिर भी मैंने अपने पूरे छात्र जीवन के कार्यकाल में किसी भी शिक्षक के साथ अभद्रता ना हो, ये मेरा हमेशा प्रयास रहा है। और चूंकि गुरुजन अपने लिए सम्माननीय है, कहीं ना कहीं दिशा देने का काम करते हैं, इसलिए मुद्दे के खिलाफ लड़ते हैं, लेकिन उनके सम्मान के साथ मैंने कभी कोई किसी भी प्रकार का कोई अभद्रता कभी करने का प्रयास नहीं किया। जो बात उस दौर में कही गई थी वो बात मैंने भी पूरी जिम्मेदारी से कही थी, इसलिए कि मैंने देखा आपको नजदीक से, आप आंदोलन करते थे, अपने मुद्दों पर करते थे, लेकिन बहुत शालीनता से करते थे। युवा मोर्चा में कैसे है, क्या यही राजनीतिक दल, क्या वही विचारधारा थी, वही चीजें थी, इस सोच से आए या उसके पीछे और कोई?
देखिए, जब हम एबीवीपी में काम करते थे तो सबसे पहले जब मैं एबीवीपी में जुड़ा तब मुझे ध्यान है कि हमारे जो संगठन मंत्री जी वगैरह हुआ करते थे वो हमारे कॉलेजों में, खालसा कॉलेज में पढ़ता था, वो आते थे। वो मैंने एक चीज देखी विद्यार्थी परिषद के दौर में काम करते समय कि वो एक विचार को लेकर बात करते थे। और चूंकि हम सब लोग भी मैं एनसीसी का छात्र था और हम सीनियर ऑफिसर थे, 300-400 यूथ हमारे साथ काम करता था, तो मैं देखता था कि हमेशा एक देश सर्वोपरि होना चाहिए। राष्ट्र हित की बात किया करते थे, राष्ट्रवाद की बात किया करते थे। कहीं कोई ऐसा विषय जो देश हित का होता था वो हमारे ऑर्गेनाइजेशन से ऊपर उठ के बात करने की बात किया करते थे। तो मुझे लगता था कि ये ऑर्गेनाइजेशन एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो देश समाज के लिए काम करने के लिए प्रेरित करता है। इसके इतर हम दूसरे विचार की बात करें, उस समय हमारे साथ एनएसयूआई भी चुनाव लड़ती थी, कांग्रेस हमारे सामने। एनएसयूआई तो खैर छात्र संघ के चुनाव नहीं लड़ती, कांग्रेस सीधा फाइट करती थी। तो मैं देखता था कि वो व्यक्ति आधारित लोग हुआ करते थे और व्यक्तियों के बारे में ही बात किया करते थे, हम विचार के बारे में एबीपी बात करती थी। तो कहीं ना कहीं मुझे लगा कि ये एक राइट ऑर्गेनाइजेशन है जिस दिशा पे यदि हम जुड़ के काम कर सकते हैं तो मुझे लगता है कि आगे दिशा भी मिलेगी, क्योंकि हम एक संगठन के साथ जुड़ना ज्यादा उचित रहेगा। तो उस दिशा पे विद्यार्थी परिषद पे काम करने के बाद फिर मैं युवा मोर्चे की तरफ अच्छा, मैं आपको फ्रैंकली बताऊं, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं राजनीतिक जीवन में जाऊंगा। मुझे ध्यान है जब मैं प्रांत मंत्री एबीवीपी का था, 3 बार महाकौशल में हमने काम किया, उसके बाद मुझे सीधा युवा मोर्चे का प्रदेश उपाध्यक्ष बनाया गया। और उस समय आदरणीय प्रभात जी अध्यक्ष हुआ करते थे, उनने मुझसे खुद डायरेक्ट बात की और बोले, अभिलाष तुमको अब ये सोचा है कि अब तुमको मोर्चे पे आना है, और मुझे सीधा प्रदेश उपाध्यक्ष का दायित्व दिया गया। बिल्कुल। और फिर प्रदेश अध्यक्ष का भी दायित्व। ऐसे कुछ प्रोग्राम आपने चलाए, उन प्रोग्राम, एक अभियान आपने चलाया था प्रधानमंत्री के साथ भी मिलकर, उस पर आपने कुछ किया था, किस तरह से आप जोड़ पाए युवाओं को और उसके पीछे क्या मकसद? देखिए, जब मैं युवा मोर्चे में आया तब मैं प्रदेश का उपाध्यक्ष बन के जब पहुंचा तब मुझे ध्यान है कि एक अभियान हमको दिया गया। चूंकि मैं उस लाइन से आया था इसलिए जीतू भाई हमारे प्रदेश अध्यक्ष हुआ करते थे, उनने एक अभियान दिया था सदस्यता अभियान का। मैंने 12 दिन के अंदर मध्य प्रदेश में लगभग 5.5 लाख नए सदस्य बनाए थे। वो जिम्मेदारी मेरे कंधों पर थी और मैंने लगभग 48 जिलों का प्रवास किया था। चूंकि प्रवास हमारा मूल है संगठन का, तो मैंने प्रवास किया और 48 दिनों में हमने पूरे सदस्य बनाए पार्टी में। फिर हमने उसका फंड भी जमा कराया। फिर उसके बाद मैं जनरल सेक्रेटरी बनाया गया, प्रदेश का महामंत्री था पिछले कार्यकाल में। तब उस दौरान भी मुझे कई ऐसे अवसर दिए गए जिसको मैंने काम किया। ये दोनों दायित्वों में मैंने निर्वहन किया, तो पार्टी ने मुझे प्रदेश का अध्यक्ष बनाया युवा मोर्चे का। इस पूरे कार्यकाल में हमने एक चीज हमेशा ध्यान रखी और अपने कार्यकर्ताओं का हमने 3-4 प्रकार से हमने इन कामों को किया। एक तो हमने संगठनात्मक, रचनात्मक और प्रशिक्षणात्मक, ये तीनों बिंदुओं को हमने फोकस किया। लेकिन जब सरकार हमारी नहीं थी, तो चूंकि मोर्चा जो ऑर्गेनाइजेशन है ये प्रोटेस्ट के नाम से जाना जाता है, तो फिर हमने इसमें एक चौथा बिंदु जोड़ा जिसको हमने आंदोलनात्मक कार्यक्रमों के माध्यम से हमने काम किया। तो जब हम काम किया, जब मैंने शुरुआत में एक अभियान लेकर आया, और उस अभियान के लिए मैं युवा मोर्चा मध्य प्रदेश की पूरी टीम को बधाई देना चाहता हूं कि हमने एक कार्यक्रम किया, मेरे दीनदयाल जी की जन्म शताब्दी का हमारे यहाँ कार्यक्रम चल रहा था। हमने जो कार्यक्रम किया उसमें एक वैचारिक दृष्टि से मुझे लगता है कि अभी तक का यूथ ऑर्गेनाइजेशन का सबसे बड़ा अभियान था, जिसमें हमने एक बुकलेट प्रकाशित की और उस बुकलेट के अंदर दीनदयाल जी और हमारे सरकार की योजनाएं, केंद्र सरकार की योजनाएं, और वो हमने 30 लाख यूथ तक बांटी। अच्छा, 8वीं से 12वीं फर्स्ट ईयर से फाइनल तक के स्टूडेंट्स उसमें हमने जोड़े। और एक दिन में 23 जनवरी के दिन, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती में, एक दिन में 30 लाख नौजवान एक प्लेटफॉर्म के नीचे, 9,771 स्थानों पर परीक्षाएं। और यदि भोपाल के अंदर वो किसी बड़े प्लेग्राउंड पे वो परीक्षा हुई, किसी बड़े हॉल पे हुई, तो बालाघाट के अंदर नेक्सलाइट जोन पे पीपल के झाड़ के नीचे भी परीक्षा कराई गई। ऐसा हमारा जो इवेंट जो हुआ, उसके माध्यम से हमने जो आइडियोलॉजी जिसको हम कहते हैं कि विचार, उस विचार को स्थापित करने का काम किया। अब वो यूथ जो है जिसने एक बार कंपटीशन के भाव से दीनदयाल जी को पढ़ा है, वो कम से कम 20
25 साल तक उसको दीनदयाल जी उसके मस्तिष्क पे बने रहेंगे। ये हमारा एक वैचारिक आंदोलन था। इस तरह से हमने एक विचार का कार्यक्रम किया। ऐसे इतर बहुत सारे हमने चलो पंचायत अभियान चलाया। हम मुख्यमंत्री जी, आप सोचिए किसी यूथ ऑर्गेनाइजेशन के साथ मुख्यमंत्री जी खुद मेरे साथ अपना प्लेन लेकर, हेलीकॉप्टर लेकर 4 जगह पंचायतों के कार्यक्रमों में शामिल हुए। उस कार्यक्रम में हमने हर मध्य प्रदेश की लगभग 22,500 पंचायतों में 11-11 नौजवान खड़े किए, हर वार्ड में 11 नौजवान खड़े किए। कुल मिलाकर पूरे प्रदेश भर में एक साथ एक दिन में पूरे हमारी नेशनल बॉडी को आश्चर्य हुआ कि कैसे संभव है कि कोई एक ऑर्गेनाइजेशन एक दिन में इतने सारे कार्यक्रम कर सकता है। 20 राज्यों के प्रदेश अध्यक्ष युवा मोर्चे के आए, 11 राष्ट्रीय पदाधिकारी आए, उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र के मिनिस्टर्स आए, यूपी के दोनों मुख्यमंत्री आए। वो युवा मोर्चे के प्लेटफॉर्म पे हमने कार्यक्रम किया। तो ऐसे इवेंट हमने किए। खेलेगा मध्य प्रदेश, खेलेगा भारत में हमने सुदूर भिंड के अंदर एक छोटे से गांव में, मतलब आप उसकी फोटोग्राफ जब देखेंगे तो उसकी लकीरें भी सीधी नहीं है, हाथ से लकीरें खींची, और कबड्डी, कुश्ती, खो खो, मलखंब, रस्साकसी, ये ट्रेडिशनल गेम्स को हमने आगे बढ़ाने का काम किया। इस तरह से पूरे कार्यकाल में मैं देखता हूं कि हमने हमारे विचार को कैसे नीचे तक पहुंचाएं, नीचे का यूथ कैसे ऊपर कनेक्ट हो, इस दिशा की तरफ युवा मोर्चा हम ले चल। सेल्फी भी खींची आपने अभी कोरोना काल में। कोरोना काल जिस तरह की वैश्विक महामारी है, उस महामारी के दौर पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी का बार बार आग्रह था कि हम मास्क का उपयोग करें, फेस कवर को हम उपयोग करें। तो हमारी टीम के मन में एक विचार आया, बोले एक कार्यक्रम हम इस तरह का प्लान करें, क्योंकि कोरोना काल में सबसे ज्यादा सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म सबसे ज्यादा था। तो हमने ये सोचा कि एक कार्यक्रम कुछ हम ऐसा प्लान करें। सेवा कार्य तो हम कर ही रहे थे, लगभग 27 लाख से ज्यादा हमने मास्क बांटे, सैनिटाइजर बांटा, कोरोना योद्धाओं का सम्मान किया, फिर गौ सेवा की, पीएम केयर, सीएम केयर, इस सब में तो हम काम कर ही रहे थे। इसके अलावा हमने एक अभियान लिया, सेल्फी विथ मास्क और वीडियो विथ मास्क। उस अभियान को जब हमने किया, एक दिन में वो अभियान हमने किया, उस अभियान में देश के कई कैबिनेट मंत्री, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश सरकार के मंत्रीगण, प्रदेश अध्यक्ष से लेकर वार्ड तक का कार्यकर्ता, पार्टी का, मोर्चे का, कई ऐसे राज्य, जिन राज्यों के कई हमारे पदाधिकारी, ऐसे लोगों ने सबने अपनी अपनी सेल्फी डाली और उसमें हमने एक हैशटैग चलाया, BJYM MP विथ मास्क। उस हैशटैग को पूरे दिन भर, पूरे देश में 4थे नंबर पर वो हैशटैग दिन भर चला। तो एक ये जन जागरण का अभियान था, उसको मीडिया ने भी बहुत अप्रिशिएट किया और सब वरिष्ठों ने उसमें शामिल भी हुए। तो कुल मिलाकर हम लोगों ने कुछ आपने दिया, और मैं कह रहा था कि आप कुछ अलग तरह के हैं, ABVP के बाकी बहुत ढेर सारे साथियों से। लेकिन जब आपने इस तरह की चीजें की तो एक चर्चा ये होने लगी कि अभिलाष ने युवा मोर्चे को खेल और सांस्कृतिक प्रकोष्ठ जैसा बना दिया। मोर्चे का जो काम था वो बहुत आक्रामक होकर, ये अलग बात है कि जब विपक्ष में थे तो आक्रामक हुए भी आपने बहुत ढेर सारे आंदोलन किए। तो ये यूथ को अपने विचार से जोड़ने की कोशिश के तौर पर इसे देखा जा सकता है, लेकिन जो एक फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन का जो एक आक्रामक रवैया जो होना चाहिए, उसमें कहीं कोई समझौता हो गया क्या इस पूरे अभियान के कारण? देखिए, जब युवा मोर्चा बीजेपी का यूथ ऑर्गेनाइजेशन है, जब केंद्र में और राज्य में हमारी जब सरकारें हैं, तब हम रचनात्मक कार्यक्रम के माध्यम से ही यूथ के बीच में जा सकते हैं, और उस बात को हमने जानने का प्रयास भी किया। एक मुझे ध्यान है, आदरणीय शिवराज जी हमारी एक बैठक में आए थे, उन्होंने एक बात कही थी, तो मुझे आज भी वो ध्यान आ रही है कि उन्होंने कहा था कि मैं भी मोर्चे का अध्यक्ष रहा हूं, लेकिन सत्ता के दौर में युवा मोर्चा चलाना एक बहुत बड़ी चुनौती होती है, क्योंकि युवा मोर्चे का काम प्रोटेस्ट करना है। वो जब अध्यक्ष रहे तब उस समय विपक्ष के दौर थे, लेकिन 15 महीने जो अभी हमको मिले, तो मध्य प्रदेश में युवा मोर्चे ने कांग्रेस सरकार के खिलाफ जबरदस्त आंदोलन खड़े किए। मुझे ध्यान है कि हमने एक 4,000 रुपए बेरोजगारी भत्ते की जो बात कांग्रेस ने कही थी और उन्होंने झूठ किया था, विवेकानंद जी के नाम पे उन्होंने योजना बनाई और छल किया और युवाओं के साथ कहा कि हम 4,000 रुपए बेरोजगारी भत्ता देंगे। उसको लेकर हमने युवा आक्रोश आंदोलन बनाया, उसका चरणबद्ध आंदोलन था। हमने हस्ताक्षर अभियान चलाए, छोटे छोटे प्रोटेस्ट, उसके खिलाफ आपने मूवमेंट किया, जबरदस्त मूवमेंट। वक्त की कमी है, इसलिए मैं आपसे ढेर सारे सवाल हैं, लेकिन एक बात मैं पूछ लेता हूँ।
आप कह रहे हैं कि जो आपके विरोधी संगठन थे या प्रतिस्पर्धी संगठन थे, वो किसी व्यक्ति की बात करते थे, लेकिन इस दौर में आपका संगठन हो, आपका की सरकार हो, वो ही व्यक्तिवादी हो गई किसी एक नेता पर। इसके साथ साथ मध्य प्रदेश की सरकार जिस तरह से गिरी, आप एक यूथ हैं और जिस आइडियोलॉजी को सोचकर या जिसको सोचकर या आप जो काम करते रहे, मध्य प्रदेश में सरकार गिरी और सरकार जिस तरह से गिरी और वर्तमान में जिस तरह का माहौल है कि मंत्रिमंडल पहले गठित नहीं हो पाया, फिर मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं हो पा रहा था, फिर अब विस्तार हो गया तो अब कई दिन हो गए, विभागों का वितरण नहीं हो पा रहा है, कोई बाहर से जो लोग आए हैं उन्हें बहुत अधिक महत्व देना पड़ रहा है। तो जाहिर है ये जो आप मूवमेंट से आए हैं इतने लंबे से, बहुत लोग इंडोर होंगे इस तरह की परिस्थितियों से। तो क्या लगता है कि सत्ता ही सब कुछ है, उसी को पाने के लिए, उस लक्ष्य के लिए ही बहुत ढेर सारी चीज़ों के साथ लगातार समझौता होगा और जाहिर है इन सब चीज़ों से आप जैसे लोग निर्लिप्त भी होंगे। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि मध्य प्रदेश की जो सरकार बनी, मध्य प्रदेश की सरकार में हम पहले से इस बात को कहते थे कि ये जो कांग्रेस की सरकार है ये अपने बोझ के से ही दबकर गिरने वाली है। लेकिन हम एक जागरूक राजनीतिक संगठन के लोग हैं। मैं इसमें टोक देता हूँ आपको, बोझ से गिरने वाली है तो फिर चार्टर पेन उपलब्ध कराना, फिर अपने संरक्षण में वहाँ मौका दिलाना। आप यूथ हैं, मैं इसलिए आपसे बहुत साफ गोई से उम्मीद करता हूँ इस पर। मैं उसी दिशा पे जा रहा हूँ। हम राजनीतिक संगठन है, इसीलिए उसको संज्ञान में लेना हमारी जिम्मेदारी। मध्य प्रदेश अस्थिर नहीं होना चाहिए, मध्य प्रदेश की जनता के साथ मजाक नहीं होना चाहिए, मध्य प्रदेश की जनता को छलना नहीं चाहिए, मध्य प्रदेश की जनता को झूठ नहीं बोलना चाहिए। जो कांग्रेस ने किया, ज्योतिरादित्य सिंधिया जी कांग्रेस के अंदर रह के ही कांग्रेस की सरकार के खिलाफ उन्होंने बात की, वो उनकी नीतियों से सहमत नहीं थे, इसलिए वो वहां से उन्होंने पार्टी छोड़ी और उन्होंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की। भारतीय जनता पार्टी उन्होंने अपने स्वयं विवेक से ज्वाइन की। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है, उनको लगा कि ये समाज में सही दिशा में काम कर सकता है, जनता के हित में काम कर सकता है। और हमने जो वादे करके हमने जो सरकार बनाई थी, उन्होंने जो व्यक्तिगत वादे किए थे जनता के साथ, तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के साथ आकर ही वो पूरे हो सकते हैं। क्योंकि कमलनाथ जी और दिग्विजय सिंह जी जिस तरह का काम कर रहे थे, तो उनको लगा कि ये झूठ ही कर रहे हैं और ये कुछ भी नहीं कर पाएंगे, इसलिए वो आए। और निश्चित तौर पर हम उनको अपने साथ हमने मिलाया और साथ में मिलाकर हमने एक ऐसी स्थिर सरकार दी, जो स्थिर सरकार समाज के लिए, जनता के हित में, किसानों के लिए, युवाओं के लिए काम कर रही है। इसलिए यदि ये काम नहीं होता तो आप सोचिए कि मध्य प्रदेश में अस्थिरता का वातावरण बनता। आपने ऐसी सरकार बनाई जिसमें से बहुत ढेर सारे लोग विधायक नहीं हैं और आपके ही, आप जहाँ जो आपकी कर्मभूमि रही है जबलपुर, वहीं के एक दिग्गज नेता अजय विश्नोई लगातार कह रहे हैं कि उन्हें विभाग नहीं देना चाहिए। फिर कई जगह कई बहुत बड़ा एरिया छूट गया, आप जहाँ से आते हैं वो सारा एरिया छूट गया। देखिए, ऐसा नहीं है, जबलपुर का प्रतिनिधित्व तो हमेशा रहा है, महाकौशल के लोगों को भी अवसर हमेशा मिलता रहा है, आगामी समय में भी मिलेगा। दल को चलाने के लिए अपने जो हमारे वरिष्ठ नेतृत्व ने जो निर्णय लिया है, मुझे लगता है कि उसके लिए बहुत अच्छा विचार जबलपुर और महाकौशल के लिए उनके दिमाग में होगा और आगामी समय में मिलेगा। और जहां तक अजय विश्नोई जी की बात है, वो हमारे वरिष्ठ नेता हैं और कई बार मंत्री भी रहे हैं और संगठन में काम भी कर रहे हैं। व्यक्तिगत रूप से कोई सलाह दे रहा है तो उसके लिए कोई बात नहीं है, लेकिन जबलपुर महाकौशल पूरा भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ा है। चलिए, ज्योतिरादित्य सिंधिया इसी तरह सलाह देते थे, कहते थे कि अगर काम नहीं होंगे, भविष्य की बात करते थे, काम नहीं होंगे तो सड़क पर उतर आएंगे। फिर उन्होंने कमलनाथ ने कह दिया कि ठीक है उतर आए, बहुत ढेर सारी चीज़ें उतर गई, चढ़ गई, कई नीति सिद्धांत ऊपर नीचे हो गए, बहुत तरह की चीज़ें हो गई। लेकिन अब वक्त कम है, अभिलाष से बात बहुत करनी थी लेकिन वक्त कम है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने देखा एक ऐसा युवा जो मंडला के निवास से, बहुत छोटी सी जगह है, जगह कोई छोटी बड़ी नहीं होती लेकिन बहुत सुदूर अंचल है, वहाँ से आकर जबलपुर में पढ़ाई लिखाई के साथ साथ एक रचनात्मक ढंग से एक आंदोलन करना, उसे आगे बढ़ाना और फिर व्यक्तिवाद के खिलाफ युवा मोर्चा ज़्यादा बेहतर लगा, उसमें वो गए, उस पर भी उन्होंने कई तरह के काम किए और ऐसे काम किए
जो पूरे देश में युवा मोर्चा नहीं कर रहा था, लेकिन मध्य प्रदेश में किया और कई तरह के काम किए, उन्होंने आपको बताए भी। अब सरकार गिरी, उसके लिए जिम्मेदार सरकार चलाने वाले हैं, उनका ये मानना है। और साथ ही मध्य प्रदेश को संभालने के लिए बेहद ज़रूरी था कि ये गठबंधन किया जाता। और नेताओं के व्यक्तिगत विचार हो सकते हैं, लेकिन प्रदेश और राष्ट्र सर्वोपरि हमारे इस कार्यक्रम में बस इतना ही। फिर मिलेंगे एक नए मेहमान के साथ, तब तक मुझे दीजिए।